नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मौर्य टेक्निकल 25 में आप सभी का स्वागत है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। सिंक्रोनस मोटर का कंप्लीट थ्योरी हम इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। यह छोटा सा अध्याय है क्योंकि इसके पहले जो हम अल्टरनेटर समाप्त किए हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर कहते थे, तो अल्टरनेटर अभी समाप्त हुआ है तो उसका कंस्ट्रक्शन सेम सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए ना, सिंक्रोनस मोटर, इसके पहले हम लोग पढ़े थे सिंक्रोनस जनरेटर। तो दोनों का दोनों सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत आता है। तो अभी अभी तक आप अल्टरनेटर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा, सिंक्रोनस मोटर को हिंदी में तुल्यकालिक मोटर भी कहते हैं। तो अगर कहीं पर तुल्यकालिक मोटर दिखाई दे तो आप सिंक्रोनस मोटर ही समझिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर। अच्छा, सिंक्रोनस जो मोटर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको तुल्यकालिक मोटर तो कहेंगे, लेकिन यह सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत आता है। जिसे हम बताए थे कि जो सिंक्रोनस मशीन होता है उसमें सिंक्रोनस जनरेटर, इसी को हम लोग अल्टरनेटर भी कहते थे, अल्टरनेटर कहते थे। अच्छा जी, अल्टरनेटर अथवा इसी को हम लोग थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर कहते थे। तो थ्री फेज सिंक्रोनस जनरेटर यह समाप्त कर दिए हैं पूरा अच्छी तरह से। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम करा दिए। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? सिंक्रोनस मोटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह सिंक्रोनस मोटर भी सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत आता है। मतलब कि यह जो होता है ना, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करते हैं। इनका जो रोटर होगा सिंक्रोनस स्पीड पर। और बहुत लोग सोचेंगे कि मोटर में रोटर तो स्पीड, मोटर में जो रोटर होगी शाफ्ट होगी वह सिंक्रोनस स्पीड से घूमेगी, जबकि जनरेटर में कहा। तो जनरेटर में भी जो हम लोग प्राइम मूवर से उसके रोटर को रोटेट कराएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कराते हैं, इसलिए सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत आती है। और एक था हम लोग पढ़े थे, यह भी समाप्त हो गया है, यह क्या था? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो जहां हम सिंगल फेज मोटर पढ़ाए थे उसी में इसको भी हम पढ़ाए थे, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में। यह दो प्रकार से था। कौन कौन था? एक रिलक्टेंस मोटर और एक हिस्टेरिसिस मोटर था। तो आप जाकर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अथवा सिंगल फेज जितना मोटर है सब हम पढ़ा दिए, जाकर आप प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में। देखिए, जो सिंक्रोनस मोटर होता है ना, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? तो सेम सिंक्रोनस जनरेटर की तरह कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब क्या था सिंक्रोनस जनरेटर में? जो सिंक्रोनस जनरेटर था उसके स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग रखते थे, इसमें भी सेम वही होगी। इसके स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग रखेंगे और जो रोटर था रोटर पर फील्ड बाइंडिंग रखेंगे। डीसी मशीन में उल्टा होता था और सिंक्रोनस मशीन में बिल्कुल उल्टा होता है। जो सिंक्रोनस मशीन होता है बाबू, सिंक्रोनस मशीन में, यह तो सिंक्रोनस मोटर है, तो सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर कंस्ट्रक्शन सेम। क्या कि स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग और रोटर पर फील्ड बाइंडिंग रहेगी। और बाकी एकदम हर चीज सेम होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। तो कंस्ट्रक्शन तो सेम है। कंस्ट्रक्शन जाकर आप अल्टरनेटर में भी पढ़ सकते हैं। सिलिकॉन स्टील का स्टेटर बनाता है, कोर लेमिनेटेड होता है, सेम वैसा ही रहता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका जाना जाए, जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा ना, अब मोटर है तो मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं। जो जनरेटर था वहां से आर्मेचर से सप्लाई लेते थे। आर्मेचर क्वाइल जो थी स्टेटर पर थी, सप्लाई लेते थे, उसको सिंक्रोनस जनरेटर कहते थे, सिंक्रोनस जनरेटर। लेकिन यह सिंक्रोनस मोटर है तो मोटर में सप्लाई देंगे तो थ्री फेज की सप्लाई आर्मेचर क्वाइल अर्थात स्टेटर को हम लोग थ्री फेज की सप्लाई देंगे इसको। अच्छा, रोटर पर भी सप्लाई दी जाती है। रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है। फील्ड बाइंडिंग जो होता है रोटर पर होता है, तो रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है। जी, रोटर पर डीसी सप्लाई देंगे और स्टेटर पर एसी सप्लाई हम लोग देंगे। जैसे स्टेटर पर अथवा आर्मेचर कॉइल पर थ्री फेज की सप्लाई हम लोग देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। इंडक्शन मोटर में भी हम लोग पढ़े थे, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर था उसके स्टेटर पर सप्लाई देते थे थ्री फेज का और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देता था। तो सेम यहां भी वही होगा कि स्टेटर में सप्लाई देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जा रही है। अब यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो कहीं ना कहीं पोल भी बनाएगा। तो मान लीजिए कि इधर इधर भी एक नॉर्थ पोल और यहाँ एक साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जो स्टेटर बाइंडिंग है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे हम लोग ना रोटर पर भी सप्लाई देंगे तो यहाँ भी डीसी सप्लाई भले देंगे लेकिन यहाँ भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल, मान लीजिए यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और ये जो रोटर में हम लोग सप्लाई देंगे यहाँ भी नॉर्थ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल के कारण प्रतिकर्षण करेगा ना, तो रोटर भी घूमना चाहेगा। मोटर है, मोटर में रोटर को रोटेट कराना है, तो हम लोग स्टेटर पर सप्लाई दिए हैं रोटेटिंग क्लॉकवाइज में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है और उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना हुआ है। रोटर पर भी हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। रोटर पर भी डीसी सप्लाई देने से नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण करके इसको इस दिशा में रोटेट कराना चाहेगा। लेकिन रोटर स्टार्टिंग टाइम में तो स्थिर है, सप्लाई हम लोग दिए हैं डीसी सप्लाई, तो यहाँ पर पोल बना है और वहां पर सप्लाई देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है। तो जैसे यहाँ नॉर्थ बनेगा और यह नॉर्थ है तो इसको प्रतिकर्षण करके इस दिशा में रोटेट कराना चाहेगा।
लेकिन क्या होगा कि इनर्शिया के कारण स्टार्टिंग में तो स्थिर है ना, तो इनर्शिया के कारण यह स्थिर रहेगा। जैसे रोटेट करना चाहेगा तब तक सप्लाई चेंज हो जाती है, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तब तक यहाँ पर साउथ पोल बन जाता है। और साउथ पोल बन जाने से अब इसको अपने तरफ रोटेट करना चाहेगा, अब आकर्षण करेगा ना अपने तरफ, नॉर्थ पोल को आकर्षण, या तो डीसी है या तो चेंज हो नहीं रहा है, तो अब नॉर्थ पोल को आकर्षण करना चाहेगा। तो अभी जैसे अभी तो ये स्थिर था, नॉर्थ बना था तो इस दिशा में रोटेट कराना चाह रहा था, जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कारण यहाँ पर जैसे साउथ बना, तो अब अपनी दिशा में रोटेट कराना चाहेगा हाफ साइकिल। जैसे जो सप्लाई होती है, ऐसी सप्लाई पहले तो पॉजिटिव, उसके बाद फिर निगेटिव, मतलब एक दिशा में आ रहे फिर विपरीत दिशा में, आधा फ्लक्स एक दिशा में, आधा फ्लक्स एक दिशा में। तो जैसे आधा फ्लक्स नॉर्थ बना था, इसको प्रतिकर्षण करना चाह रही थी, अब यह फ्लक्स आया तो आकर्षण करना चाह रही थी। जैसे आकर्षण करना चाह रही थी तो अभी इनर्शिया कारण यह अभी रोटेट नहीं कर पाई, अभी तो रोटेट करने वाली थी, तब तक अब अपने तरफ बुलाने लगा, तब तक अपने तरफ बुलाएगा तो फिर अभी उस दिशा में रोटेट करना चाहेगी, तब तक फिर रोटेटिंग के कारण फिर नॉर्थ आ जाएगा, तो फिर इस दिशा में चाहेगी, मतलब यह रोटेट नहीं कर पाता है, रोटेट नहीं कर पाता, यह हल्का सा फ्लक्चुएट अभी जो होने के लिए सोच रहा है, जो रोटेट करना है या तो इस दिशा में या तो इस दिशा में, जैसे सोच रहा है तब तक तुरंत चेंज हो जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो जा रहा है, तो रोटेट नहीं कर पाता है, यानी यह रोटेट नहीं कर पाएगा। जो सिंक्रोनस मोटर है, थ्री फेज सप्लाई देने के बावजूद भी रोटेट नहीं कर पाता है, क्या रीजन है? तो इनर्शिया रीजन है इसका। इनर्शिया रीजन का मतलब कि यह स्थिर है तो स्थिर थी, अब जैसे रोटेट करना चाह रही थी तब तक फ्लक्स चेंज हो जा रहा था, फिर अपने दिशा में, और फिर उस दिशा में रोटेट करना चाह रही थी तब तक फिर फ्लक्स चेंज हो जा रहा था, तो फिर प्रतिकर्षण करना चाह रही थी, तो रोटेट नहीं हो पाता है। अच्छा, रोटेट नहीं हो पाता है, क्या रीजन है? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर बना है इसलिए। अब आप सोचिए, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल बना ही ना, मतलब रोटर को डीसी सप्लाई हम लोग दे ही ना, जब रोटर को डीसी सप्लाई नहीं देंगे तब क्या होगा? तब यहां से जैसे सप्लाई देंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है और यहाँ मान लीजिए नॉर्थ बना है, और यहाँ तो नॉर्थ और कुछ थोड़े है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड से इस पर भी कट करेगा और इसको रोटेट करने लगी, इंडक्शन मोटर जैसा। इंडक्शन मोटर में यही तो था कि स्टेटर में लोग थ्री सप्लाई देते थे, जो रोटर था उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स कट करता था, रोटेट कराने लगता था, तो इंडक्शन मोटर हो जाएगा। अगर इस पर सप्लाई नहीं देंगे तो इंडक्शन मोटर हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई देने से अब इसको रोटेट कराने लगेगा। हम लोग को बनाना है सिंक्रोनस स्पीड, सप्लाई दे देने से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो एक काम किया जाता है कि सप्लाई देंगे इसको, लेकिन बाद में देंगे, पहले इसको स्टार्ट हो जाने दीजिए। तो पहले इसको स्टार्ट होने के लिए क्या करेंगे, इसको ना पहले जो रोटर है इस पर एक बाइंडिंग कर देंगे, जिसको हम लोग डैम्पर बाइंडिंग करते हैं, जो पोल्स होता है ना यहीं पर बार लगा देते हैं, कापर का बार लगा देते हैं, इसको आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जैसे स्क्वायरल केज जैसा इंडक्शन मोटर में। कापर का बार इसी को पोल्स ऊपर ना जो कापर का बार होता है, इसको डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। डैम्पर बाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट रहती है, शॉर्ट सर्किट रहने से क्या होगा कि यह इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगी, और इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा कम पर रोटेट करने लगती है, और उसके बाद फिर सप्लाई दे दीजिए, माने डीसी सप्लाई देंगे थोड़ा देर में देंगे, जब यह रोटेट करने लगेगा तब देंगे, उसके बाद डीसी सप्लाई देंगे तब नॉर्थ साउथ बनेगा, उसके बाद उसके मैग्नेटिक फील्ड से यह लॉक हो जाएगी, क्योंकि वह उस दिशा में रोटेट कर रही है, और नॉर्थ बनेगा चाहे साउथे बनेगा, अगर साउथे बना तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में यह साउथ साउथ लॉक होगा, नॉर्थ नॉर्थ लॉक होगा, जैसे यहाँ नॉर्थ है तो वहां साउथ बनेगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को लॉक कर लेंगे, यहाँ साउथ है तो इधर नॉर्थ बनेगा, लॉक कर लेंगे, और उसी के मैग्नेटिक फील्ड से अभी रोटेट करने लगेगा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। तो क्या कारण है? डैम्पर बाइंडिंग है। पहले इंडक्शन मोटर की तरह ये स्टार्ट हुआ डैम्पर बाइंडिंग के कारण, उसके बाद सप्लाई दिए रोटर पर भी, रोटर पर सप्लाई देने से मैग्नेटिक लॉक हुआ, उसके बाद रोटेट करने लगा सिंक्रोनस स्पीड से। तो स्टार्टिंग करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, यह एक पहला मेथड है। और भी मेथड यह था कि डैम्पर बाइंडिंग न प्रयोग करके हम लोग यह कोशिश करते हैं कि जैसे थ्री फेज सप्लाई देने से सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज सप्लाई देने से सिंक्रोनस स्पीड पर फ्लक्स तो रोटेट कर रहा है, लेकिन जो रोटर है ना इसको अलग से एक्सटर्नल प्राइम मूवर मतलब रोटेट कराने वाला कुछ डिवाइस आप लगा लीजिए, मोटर ही ले लीजिए, अलग से एक इसके शाफ्ट पर, रोटर के शाफ्ट पर अलग से मोटर अटैच करिए इस पर, इसको स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड पर एकदम नचा दीजिए, और उसके बाद जब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगा उसके बाद आप डीसी सप्लाई फिर से दीजिए नॉर्थ साउथ, और फिर लॉकिंग करेगी, उसके बाद रोटेट करने लगेगी। मतलब थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। सेल्फ स्टार्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि इनर्शिया कारण यह रोटेट नहीं कर पाती है, फ्लक्स कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होने के कारण इसको किसी एक दिशा में रोटेट नहीं करा पाती है, इसलिए अलग से स्टार्ट कराने के लिए पोनी मेथड चाहे डैम्पर बाइंडिंग चाहे प्राइम मूवर की सहायता से पहले इसको रोटेट करा लेंगे, उसके बाद डीसी सप्लाई देंगे कि लॉक हो जाए और रोटेट करने लगे। यह वर्किंग प्रिंसिपल था। जैसे अगला पिक्चर में हम दिखाए हैं कि यहाँ पर लॉक हो जाने के बाद यह क्या होता है कि रोटेट करने लगता है,
सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने लगता है। लेकिन स्टार्ट कराने के लिए मेथड है, जैसे कौन कौन सा मेथड है, तो मेथड मेक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड, माने मोटर को सेल्फ, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए, स्टार्टिंग में सेल्फ स्टार्टेड नहीं था क्योंकि वो लाके नहीं हो पा रहा था। पहले इसको, पहले रोटर को पहले आप नचाइए, कोई भी तरीका अपना के पहले रोटर को नचाइए, उसके बाद डीसी सप्लाई दीजिए रोटर पर कि लॉक हो जाए और रोटेट करने लगे। तो कौन कौन सा मेथड है रोटर को नचाने के लिए, एक्सटर्नल प्राइम मूवर, प्राइम मूवर का मतलब कुछ बाहरी सोर्स है, रोटर को शाफ्ट पर अटैच करके उसको रोटेट करा दीजिए, उसके बाद सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक लॉक होकर फिर रोटेट कराने लगेंगे। तो बाई एक्सटर्नल प्राइम मूवर की सहायता से सेल्फ स्टार्टेड की जाती है। अथवा पोनी मोटर, देखिए ना पोनी मोटर का मतलब क्या होगा कि जो सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर होगा और रोटर जो शाफ्ट होगा, इस शाफ्ट को मोटर की सहायता से लॉक करिए, चाहे प्राइम मूवर से लॉक करिए, इसको नचाइए, यहाँ पर आप 3 फेज सप्लाई देंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड में, इसको भी नचाइए, और नचाने के बाद उसके बाद कुछ रोटेट करने लगेगा ना, तो इनर्शिया तो समाप्त हो जाएगा इसका, अब रोटेटिंग अवस्था में है। उसके बाद डीसी सप्लाई दे दीजिए, नॉर्थ साउथ बनेगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड से लॉक हो जाएगा और रोटेट करने लगेगा, और उसके बाद आप डीसी सप्लाई हटा भी सकते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद रोटर का डीसी सप्लाई आप हटा दीजिए, वो तो लॉक हो गया है ना, तो वह रोटेट करता रहेगा। तो यहाँ पोनी मेथड। फिर डैम्पर बाइंडिंग जो हम बताए थे कि डैम्पर बाइंडिंग क्या होता है कि जो पोल शू होता है, रोटर जो सेलिएंट पोल था, जैसे क्या था देखिए ना, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर जो पोल शू होता है ना, यहीं पर कापर का बार लगाकर इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिसको डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। यह डैम्पर बाइंडिंग पहले इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट कराएगी, क्योंकि डीसी सप्लाई नहीं है स्टार्टिंग में, तो यही शॉर्ट सर्किट है, तो यही पहले इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट कराएगी, और कुछ स्पीड मिलेगा तब डीसी सप्लाई दे देने से फिर लॉक होकर यह रोटेट कराने लगेगी। तो यह 3 मेथड था, बहुत बार पूछता है। अच्छा, जो डैम्पर बाइंडिंग है सेल्फ स्टार्टेड तो कराता ही है, प्लस में हंटिंग इफेक्ट को भी कम करता है। यह तो जो डैम्पर बाइंडिंग था, डैम्पर बाइंडिंग हंटिंग इफेक्ट को भी कम करता है। हंटिंग इफेक्ट क्या है, तो जैसे स्टार्टिंग में जैसे हम सप्लाई रोटर को दिए थे, नॉर्थ साउथ बना था, और स्टेटर पर भी सप्लाई दिए थे हम लोग, जैसे सिंक्रोनस मोटर भी डबल एक्साइटेड है क्योंकि दो दो सप्लाई होता है। आर्मेचर पर भी हम लोग 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं और रोटर पर भी डीसी सप्लाई देते हैं, इसलिए डबल एक्साइटेड दोनों जगह है, इसलिए डबल एक्साइटेड। अच्छा जी, तो क्या हुआ था स्टार्टिंग में कि सप्लाई देने के बाद जो रोटर था, न तो इस दिशा में और न ही उस दिशा में, माने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में रोटेट नहीं कर पा रहा था, रोटेट नहीं कर पा रहा था, तो बस थोड़ा हल्का सा ना यह फ्लक्चुएट होता है, इसको हॉन्टिंग कहते हैं। हॉन्टिंग क्यों होता है, लोड वेरिएशन से, सप्लाई में भी डिसफॉल्ट से, सप्लाई अगर फॉल्ट है, फील्ड बाइंडिंग फॉल्ट है, स्टेटर बाइंडिंग फॉल्ट है, तो हॉन्टिंग इफेक्ट आ जाती है। हॉन्टिंग इफेक्ट का मतलब जो रोटर है कंपन सिर्फ करती है, रोटेट नहीं कर पाती है। कंपन माने रोटेट भी करेगी तो वेरिएशन रहेगा उसमें, उसी को हॉन्टिंग कहेंगे। तो हॉन्टिंग को भी दूर करता है डैम्पर बाइंडिंग। अब पोनी मेथड तो है, प्राइम मूवर तो है। चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ स्टार्टर करने के लिए 3 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा, पूछ भी लेता है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टेड कैसे करेंगे। आगे लिखे भी हैं हम हॉन्टिंग। हॉन्टिंग को एक और नाम से जानते हैं, फेज स्विंग नाम से। फेज स्विंग नाम से हॉन्टिंग को जानते हैं। अभी बताएं हॉन्टिंग क्या है, कि हॉन्टिंग जब सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो उसका रोटर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है, वेरिएशन करता रहता है, कंपन करता रहता है, उसी को हॉन्टिंग कहते हैं। हॉन्टिंग रोटर का कंपन करना ही हॉन्टिंग कहलाता है। ठीक है, हॉन्टिंग समझ गए। हॉन्टिंग के क्या कारण है तो हम बता देना, सडन लोड वेरिएशन, यह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछता है। सडन लोड वेरिएशन पूछता है ना कि हॉन्टिंग की फिनोमिना कब संभव है, तो जब लोड में वेरिएशन होगी तभी भी संभव है, लोड वेरिएशन होगा तभी भी हॉन्टिंग की फिनोमिना संभव है। आगे और कब हो सकती है, तो फॉल्ट इन स्टेटर बाइंडिंग, स्टेटर बाइंडिंग में भी फॉल्ट होगा तो हॉन्टिंग की संभावना हो सकती है। हॉन्टिंग मतलब रोटर कंपन करने लग सकता है। फिर आगे सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट होगा, चाहे फील्ड सप्लाई में भी, जो रोटर पर फील्ड सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड सप्लाई में फॉल्ट हो, चाहे सप्लाई सिस्टम जो एसी एसी स्टेटर पर दे रहे हैं, चाहे स्टेटर में कोई बाइंडिंग हो, चाहे लोड वेरिएशन हो, तो इस सब का सब काज ऑफ हॉन्टिंग ड्यू टू, मतलब हॉन्टिंग किसके कारण हो सकती है, इनके कारण हॉन्टिंग इफेक्ट हो सकती है। और हार्मोनिक्स 3 फेज सप्लाई सिस्टम, वही सप्लाई सिस्टम में भी अगर हार्मोनिक्स है तो हॉन्टिंग की घटना देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोड वेरिएशन वाला पूछता है, लोड वेरिएशन करेंगे तो हॉन्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेगी। अच्छा, तो इसको हॉन्टिंग इफेक्ट अगर हो रही है तो क्या घाटा है हमारे मोटर के लिए, हॉन्टिंग इफेक्ट से घाटा क्या है, तो बहुत घाटा है भैया। लोड वेरिएशन करेगी तो हमारा जो आउटपुट होगा वो अच्छा नहीं आ पाएगा। हम लिखे भी हैं यहाँ पर कि नेट वर्क डन डिक्रीजेज हो जाएगी, हमारा नेट जो आउटपुट होगा, जो नेट कार्य होगा वो घट जाएगी हॉन्टिंग इफेक्ट के कारण। और क्या होगा, मोटर विल बी मोर हीटेड, मोटर जो होगी हीट ज्यादा उत्पन्न करने लगेगी,
कंपन करेगी, वेरिएशन करेगी तो हीट उत्पन्न करेगी, तो मोटर ज्यादा हीट उत्पन्न करेगी, उसका वर्क डन घट जाएगा। फिर आगे बियरिंग भी डैमेज हो जाएगी, जिस बियरिंग पर वो रोटेट करे वो डैमेज हो जाएगी, जो वेरिएशन करेगा तो डैमेज हो ही जाएगी। फिर आगे स्ट्रेस डेवलप्ड एट शाफ्ट, शाफ्ट पर तनाव बन जाएगी, मतलब जो शाफ्ट जिस जिस तरीका से डिजाइन की गई है उस तरीका से नहीं रहेगी तो ये स्ट्रेस बन जाएगा शाफ्ट पर। ये सब घाटा है हमारे लिए हंटिंग। तो अब हंटिंग को कम कैसे करेंगे? हंटिंग घाटा है, सब घाटा घाटा दिखाई दे रहा है, तो हंटिंग को कैसे समाप्त करेंगे? तो हम बताए थे ना कि डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग करके, डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं डैम्पर बार लगाइए, कापर का बार पोल्सू पर लगाते हैं, सेलिएंट टाइप पर इसका प्रयोग भी होता है। डैम्पर बार का सेलिएंट टाइप रोटर पर प्रयोग किया जाता है। सेलिएंटेड टाइप में हंटिंग इफेक्ट देखने को मिलती भी है। सेलिएंट टाइप का मतलब एक तो सिलेंड्रिकल रोटर होता है। अच्छा, जो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर होता है ना, तो सेलिएंट भी रोटर हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी रोटर हो सकता है, लेकिन सेलिएंट में केवल हंटिंग की इफेक्ट देखने को मिलती है। इसी में डैम्पर बाइंडिंग भी करते हैं, चाहे डैम्पर बार लगाते हैं, यहाँ पर पोल शू पर लगाते हैं। यह हंटिंग को कम भी करता है और सेल्फ स्टार्टेड भी बनाता है। तो डैम्पर बार, एक और व्यवस्था है फ्लाई व्हील। जो फ्लाई व्हील क्या होता है कि इसके जो शाफ्ट होगा ना, रोटर का शाफ्ट होगा, वहीं पर एक भारी व्हील अटैच कर देंगे। यह भारी हो जाने के कारण कंपन नहीं कर पाएगी। मतलब इसके जो शाफ्ट होगी, शाफ्ट पर लोड दे देने से, फ्लाई व्हील का मतलब, व्हील मतलब पहिया होता है, तो फ्लाई व्हील का मतलब शाफ्ट पर लोड दे देने से ना, यह फ्लक्चुएशन वेरिएशन नहीं कर पाएगी, तो हंटिंग इफेक्ट कम हो जाएगी। तो फ्लाई व्हील और एक डैम्पर बार चाहे डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग करने से हंटिंग इफेक्ट भी कम होता है और सेल्फ स्टार्टेड भी होता है। हंटिंग से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। आप सब नोट अपना बनाते रहिए, नोट बनाने से ना एकदम तैयार तैयार हो जाएगी चीजें, आसानी से आप याद हो जाएगी, आपको समझ भी जाएंगे। आगे क्या दिया है? मेन फीचर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। मोटर का मेन फीचर क्या है, मतलब ज्यादा जो जाना है सिंक्रोनस मोटर में, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो वही लिखे हैं कि यह एसी और डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसको एसी और डीसी दोनों सप्लाई चाहिए, इसलिए इसको डबली एक्साइटेड कहते हैं। समझ गए? यही एक मोटर है, सिंक्रोनस मशीन ही है। अच्छा, सिंक्रोनस मशीन में भी सिंगल फेज को एसी डीसी नहीं चाहिए, थ्री फेज को। जैसे सिंक्रोनस जनरेटर था और सिंक्रोनस मोटर है, इन दोनों को डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, माने एसी डीसी दोनों सप्लाई चाहिए। आगे आगे क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड, यह सिंक्रोनस स्पीड पर गति करती है, इसलिए तो सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। और सिंक्रोनस स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 120 एफ बटा में पी। तो यहां से देखने को यह मिल रहा है कि अगर सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर गति करती है तो लोड चेंज होने से सिंक्रोनस स्पीड चेंज नहीं होगा। मतलब यह एब्सोल्यूट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पर गति करता है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर लोड चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं होता है। हाँ, क्या होगा चेंज? पोल अगर चेंज करेंगे तब स्पीड चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तब स्पीड चेंज हो जाएगी। तो सिंक्रोनस मोटर लोड पर डिपेंड नहीं करता है उसका स्पीड। फिर आगे आगे क्या है? स्टार्टिंग टार्क जीरो। हम बताए थे ना अभी वर्किंग प्रिंसिपल जब हम समझाए थे, तो वहां पर हम बताए थे कि स्टार्टिंग में ना रोटर रोटेट नहीं कर पाता है, मतलब टार्के नहीं बन पाता है। और वैसे भी आप एक चीज देखिए, स्टार्टिंग में स्लिप का मान जीरो रहता है। कैसे? तो स्लिप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटा में एनएस। अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगे, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगे तो स्लिप का मान जीरो आएगा। हम बताए थे कि जब स्लिप का मान जीरो तो टार्क का मान जीरो। तो स्टार्टिंग में मतलब रोटर रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से आप रोटेट कराएंगे तो स्लिप जीरो होने से टार्क जीरो, तो स्टार्टिंग में टार्क तो जीरो ही ना रहता है, इसलिए स्टार्टिंग टार्क नहीं रहता है, तो सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो पाता है। सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं हो पाता है। अच्छा जी, तो लिखे हम स्टार्टिंग टार्क इसका जीरो होता है। स्टार्टिंग टार्क बनाने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए तीन मेथड था, जो कि डैम्पर बाइंडिंग वाला था और एक पोनी मोटर वाला था। फिर आगे क्या है कि डैम्पर बाइंडिंग सेल्फ स्टार्टेड करने के लिए, स्टार्टिंग टार्क जीरो है लेकिन कैसे तब स्टार्ट होगा? तो डैम्पर बाइंडिंग प्रयोग करने से, चाहे एक्सटर्नल प्राइम मूवर का, चाहे पोनी मोटर से हम लोग इसको सेल्फ स्टार्टेड करेंगे। एक और इंपोर्टेंट ये वाला है कि यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग और लीडिंग तीनों पर यह वर्किंग करता है। जो सिंक्रोनस मोटर होगा, देखिए जो इंडक्शन मोटर था, इंडक्शन मोटर सिर्फ लैगिंग पर काम करता है, इंडक्शन मोटर। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर काम करता है। और सिंक्रोनस जनरेटर भी, सिंक्रोनस मोटर भी लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पर काम करता है। आगे नो लोड कंडीशन एंड लीडिंग पावर फैक्टर आना चाहिए, यहाँ लीडिंग
पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर सिंक्रोनस कंडेंसर, इसको हम आगे समझाएंगे। देखिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह सिंक्रोनस मोटर को प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब जो पावर फैक्टर सुधारता हो। तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेवियर करेगा, मतलब कि पावर फैक्टर सुधारेगा। इसीलिए तो इसका ज्यादा प्रयोग भी किया जाता है। जहां पावर जनरेट की जाती है ना, सिंक्रोनस मशीन का वहीं प्रयोग किया जाता है। जो सिंक्रोनस मशीन होगी, सिंक्रोनस मशीन क्या था, एक था अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर था और एक क्या था, मोटर था। तो अल्टरनेटर बिजली बनाती है, तो पावर स्टेशन पर बिजली बनाने के लिए सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस जनरेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। अल्टरनेटर का बिजली बनाने में प्रयोग करते हैं, जबकि सिंक्रोनस मोटर का भी प्रयोग जहां बिजली बनती है वहां पावर फैक्टर सुधारने में करते हैं। वही तो है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर की तरह बिहेवियर, इसको हम लोग कराएंगे सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने में। लेकिन कब सुधारेगा, तो जब लीडिंग पावर फैक्टर के केस में मोटर काम करे और नो लोड के कंडीशन में हो। कई बार पूछता है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेवियर कब प्रदर्शित करेगा, तो जब लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करे और नो लोड कंडीशन में हो। सिंक्रोनस मोटर नो लोड कंडीशन में और लीडिंग पर रहेगा तो सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेवियर करेगा। और आगे है कि अफेक्टेड हॉन्टिंग इफेक्ट होगी घटना। हॉन्टिंग इफेक्ट की घटना होगी किसमें, सिंक्रोनस मोटर में, हम देखे ही थे। और यह कब होगी, तो जब सेलिएंट टाइप रोटर होगा तब होगी। तो यहां से इंपोर्टेंट फीचर था सिंक्रोनस मोटर का। आगे क्या है, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। तो जैसे जनरेटर में वी कर्व था, यहां भी वी कर्व होगा। हम बताए थे आपको कि जब वी कर्व का नाम आ जाए, अच्छा वी कर्व कहां आएगा, तो सिंक्रोनस मशीने में आएगा। अब वी कर्व जब नाम आ जाए, तुरंत आप आर्मेचर करंट बना दीजिए और फील्ड करंट बना दीजिए। कोई बार तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भी कर्व किसके किसके बीच में फ्लोट किया जाता है, भी कर्व का ग्राफ किसके बीच में दर्शाया जाता है, तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में दर्शाई जाती है। अच्छा जी, भी कर्व के नाम से पता चल रहा है कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो भी कर्व जैसा होगा, भी आकृति की होगी। जो सबसे कम आर्मेचर करंट मिलता है, यह सबसे कम आर्मेचर करंट यही है, तो यह जहां मिलता है यह नॉर्मल एक्साइटेशन होता है। कई बार पूछता है बाबू कि नॉर्मल एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट का मान क्या होता है, मैक्सिमम की मिनिमम, तो मिनिमम होता है। मिनिमम देखिए ना, आर्मेचर करंट का मान इस ग्राफ में सबसे कम तो यही है कि कहां आया है, यूनिटी पावर फैक्टर पर आया है, यूनिटी पावर फैक्टर पर। इसको हम लोग नॉर्मल एक्साइटेशन भी कहते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर को। अच्छा, फील्ड करंट का मान ज्यादा रहेगा तो ओवर एक्साइटेशन, और फील्ड करंट का मान कम रहेगा तो अंडर एक्साइटेशन। तो यूनिटी पावर फैक्टर से कम कम जाने पर क्या मिलता है, तो इसमें ना लैगिंग मिलता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मोटर था, यहां बना दे रहे हैं, जो मोटर था, अरे जनरेटर था, यह तो मोटर पढ़ा है हम लोग, आर्मेचर करंट और यहां पर फील्ड करंट, भी कर बना रहे हैं। और यह क्या था, यूनिटी पावर फैक्टर था। अंतर जानेंगे तभी आप चीज समझ पाएंगे। यह जो हम बना रहे हैं अल्टरनेटर के लिए, अल्टरनेटर जो हम पढ़ाए थे, हम बताए थे यूनिटी पावर फैक्टर के बाद जाने से लैग मिलता है और पहले क्या मिलता है, तो लीड मिलता है। यहाँ पर ठीक इसका उल्टा, इधर हम लैग लिख दिए, अब इधर लीड लिखेंगे, इधर लीड लिख रहे हैं। तो आप जानते रहेगा यह सिंक्रोनस मोटर है और वह अल्टरनेटर, यह जो है अल्टरनेटर के लिए, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर के लिए था कि जो लैग मिलता है ओवर एक्साइटेशन पर मिलता है। और यहाँ यहाँ क्या मिलता है, ओवर एक्साइटेशन का मतलब डीमैग्नेटाइज, तो यह डीमैग्नेटाइज था, डीमैग्नेटाइजिंग था। और यहाँ क्या था, मैग्नेटाइजिंग था, मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग लीड के केस में और अंडर एक्साइटेशन पर मिलता है अल्टरनेटर। लेकिन यहां पर क्या होगा, लीड के केस में, अच्छा ओवर एक्साइट, जो ओवर, अब यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा जाने पर ओवर एक्साइटेशन मिलेगा क्योंकि फील्ड करंट का मान ज्यादा है। तो ओवर एक्साइटेशन मिलने से यहाँ क्या होगा, डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइजिंग। अच्छा एक बात और जानिए कि डीमैग्नेटाइजिंग और इधर मैग्नेटाइजिंग फिक्स है। मैग्नेटाइजिंग आप ग्राफ जान लेंगे ना तो सवाल बना लेंगे, इधर मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग। अंतर बस यहाँ है कि इधर लैग था, यहाँ लीड हो गया। यह किसके लिए है बच्चा, तो यह हम लिख दे रहे हैं, यह किसके लिए है, यह है मोटर के लिए, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मोटर के लिए। यह जो हम बनाए हैं सिंक्रोनस मोटर के लिए और वह था अल्टरनेटर के लिए। तो अल्टरनेटर मोटर में अंतर समझिए। सवाल क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कहेगा सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा।
तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में आर्मेचर रिएक्शन, यह आर्मेचर रिएक्शन को बताएगा तो डीमैग्नेटाइज होगा। अच्छा, यूनिटी पावर फैक्टर पर कैसा होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइज, इसमें भी उसमें भी क्रॉस मैग्नेटाइज, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइज होता है, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइज आर्मेचर रिएक्शन होता है। आगे अभी लिख भी देंगे हम। लेकिन अल्टरनेटर में लैग के केस में आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइज होता था, जबकि मोटर में लीड के केस में डीमैग्नेटाइज होगा। और यही तो हम अभी बताए थे कि जब सिंक्रोनस मोटर लीडिंग के केस में हो और नो लोड पर हो तो ओवर एक्साइटेशन में डीमैग्नेटाइज और पावर कंडेंसर की तरह, मतलब सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेवियर करेगा। तो यही है, सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेवियर कब करेगा, ओवर एक्साइटेशन के केस में, डीमैग्नेटाइज के केस में, लीडिंग के केस में। आप जानते रहिएगा लीडिंग के केस में। जैसे यहां देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर क्या लिखे हैं, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में जब रहेगा वो भी नो लोड में लीडिंग पावर रहेगा तो सिंक्रोनस कंडेंसर, वही तो है यहाँ लीडिंग तो है। तो सिंक्रोनस मोटर लीडिंग केस में है तो पावर कंडेंसर की तरह बिहेवियर करेगा। और लीडिंग केस में इसको प्रयोग करके पावर कंडेंसर यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया भी जाता है, डीमैग्नेटाइज होता है। यह था भी कर्व। यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग के केस में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा, तो मैग्नेटाइज होगा। यूनिटी पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पर क्रॉस मैग्नेटाइज होगा। नॉर्मल एक्साइटेशन यूनिटी पावर फैक्टर पर होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम होता है। और ओवर एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है और अंडर एक्साइटेशन पर भी आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है। मतलब सबसे जितना लो एक्साइटेशन रहेगा, जितना लो एक्साइटेशन उतना आर्मेचर करंट का मान ज्यादा। एक्साइटेशन बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, यूनिटी पावर फैक्टर पर जाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान सबसे कम हो जाएगा। और फिर आगे अगर एक्साइटेशन बढ़ाते जाएंगे तो आर्मेचर करंट का मान बढ़ता जाता है। तो पहले आर्मेचर करंट घटता है फिर बाद में बढ़ता है। यह था भी कर्व से रिलेटेड, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे एक इन्वर्टेड भी कर्व है जिसको प्रतिलोम भी कर्व कहते हैं। तो इन्वर्टेड भी कर्व में यही ग्राफ रहेगा लेकिन बस उल्टा बनेगा। तो इन्वर्टेड भी कर्व में ऐसा ग्राफ बनेगा। अच्छा, पूछता है इन्वर्टेड भी कर्व में कि किसके किसके बीच में दर्शाया जाता है, तो पावर फैक्टर के बीच में, पावर फैक्टर और यहां तो फील्ड करंट चाहिए। तो फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में इन्वर्टेड भी कर्व दर्शाई जाती है। और यहां पर क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर, यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर होता है। और यह तो एकदम सेम होता है, इधर लीड है, मोटर में लीड हमेशा रहेगा, देखिए ना लीड लीड, और इधर क्या रहेगा, लैग रहेगा, लैग। अब यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर पर पावर फैक्टर का मान सबसे ज्यादा है, यूनिटी पावर फैक्टर पर पावर फैक्टर का मान सबसे ज्यादा, बाद में जाकर घटता है। माने ओवर एक्साइटेशन पर भी पावर फैक्टर का मान घटता है और अंडर एक्साइटेशन पर भी पावर फैक्टर का मान घटता है, जबकि नॉर्मल एक्साइटेशन पर पावर फैक्टर का मान सबसे ज्यादा होता है। तो यहां से यह क्वेश्चन बनेगा, बस पूछता है किसके किसके बीच में खींचा जाता है इन्वर्टेड वी कर्व, और नॉर्मल एक्साइटेशन पर पावर फैक्टर का मान कितना होता है, तो सर्वाधिक होता है। आगे जाने पर घटता है और अंडर एक्साइटेशन पर भी घटता है। यहां से यह पूछता है कि लीडिंग के केस में आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, तो डीमैग्नेटाइज, और लैग के केस में मैग्नेटाइज। मोटर में अल्टरनेटर में उल्टा होता था। यह है मोटर। चलिए यहां हम लिख भी देते हैं, आर्मेचर रिएक्शन वाला पूछता है, हम लिखे ना आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन सिंक्रोनस मोटर है तो यूनिटी पावर फैक्टर पर क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइज, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटाइज, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग भी लिख देते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइज इसी को डिस्टोर्शन कहते हैं, डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन आर्मेचर रिएक्शन। मतलब अच्छा, आर्मेचर रिएक्शन क्या था, मेन फील्ड फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। तो जो मेन फील्ड फ्लक्स है ना थोड़ा सा विचलित हो जाती है, उसी को डिस्टोर्शन चाहे क्रॉस मैग्नेटाइज कहते हैं। अब देखिए जीरो पावर फैक्टर पर लैगिंग केस में आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर के लिए। आर्मेचर रिएक्शन टॉपिक है लेकिन सिंक्रोनस मोटर के लिए क्या होगा, पावर फैक्टर जब जीरो है वो अभी लैगिंग है। यहां देख लीजिए, और मोटर बता रहे हैं तो मोटर लैगिंग है, और लैगिंग में आर्मेचर रिएक्शन क्या बताएं, मैग्नेटाइज। यहां मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज, लैगिंग आ गया ना तो मैग्नेटाइज होगा। और जीरो पावर फैक्टर भी बोल दिया है तो मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा किसमें, लैगिंग के केस में। और लीडिंग के केस में, लीडिंग के, अब तुरंत ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बनाकर इधर ये लीड था, ओवर एक्साइटेशन डीमैग्नेटाइज होता है, तो लीडिंग के केस में डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइजिंग। तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन लीडिंग के केस में और लैगिंग केस में मैग्नेटाइज। यह सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर में उल्टा होता है भाव, अल्टरनेटर आप पढ़ लीजिए जाकर। अल्टरनेटर में हम बताए थे कि जो लैग होता है वहां पर डीमैग्नेटाइज और जो लीड होता है यहाँ पर मैग्नेटाइज अल्टरनेटर में। यह तो सिंक्रोनस मोटर है, तो मोटर में ठीक उल्टा चलता है। ग्राफ भी आप समझ सकते हैं, इधर लीड इधर लैग। लीड के केस में
सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह बिहेवियर दर्शाता है। ठीक है, या आर्मेचर रिएक्शन से या 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। आगे आगे है पावर से रिलेटेड। देखिए पावर का यह फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यह बनता है कि जो पावर होगा मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, 90 डिग्री पर। देखिए ग्राफ भी बता रहा है 90 अंश का जब मान होगा, यह डेल का है, इसको डेल बोलते हैं। और डेल जो होता है टार्क एंगल को डिनोट करता है। तो मैक्सिमम टार्क भी मिलता है चाहे मैक्सिमम पावर भी मिलता है 90 डिग्री पर। तो 90 अंश पर मैक्सिमम टार्क का भी एकदम सेम ग्राफ बनता है। तो जो टार्क चाहे मैक्सिमम पावर मिलेगा वो 90 अंश पर मिलेगा, क्योंकि साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है। तो 90 अंश रहेगा तो मैक्सिमम। ईबी क्या है, एक्साइटेशन वोल्टेज है जो रोटर को देते हैं। और VT क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है जो स्टेटर को देते हैं। तो यह वोल्टेज है स्टेटर को और रोटर को। तो टर्मिनल वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज। और यह सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, लिखे भी है सिंक्रोनस रिएक्टेंस को। और डेल क्या है, तो टार्क एंगल है। और एक्स हाँ, जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस से मिलकर बनता है। एक बार यह भी पूछा है जेई के एग्जाम में। तो लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस, आर्मेचर रिएक्टेंस का योग और लीकेज रिएक्टेंस का योग, दोनों का योग सिंक्रोनस रिएक्टेंस कहलाता है। पूछ देता है कभी कभी, नहीं तो आप ये फॉर्मूला जानते रहिए। सिंपल हुआ, रिएक्टेंस का मान देगा, टर्मिनल वोल्टेज देगा, एक्साइटेशन वोल्टेज देगा और थीटा देगा, टार्क एंगल देगा और मैक्सिमम टार्क या मैक्सिमम पावर आपसे पूछेगा। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। 90 अंश पर मैक्सिमम पावर मिलता है यहाँ से पावर के लिए। ये फॉर्मूला आप जानते रहिएगा, फॉर्मूला ही ट्रिक लगवा लेता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, स्लिप टेस्ट एक आता है। स्लिप टेस्ट, देखिए स्लिप टेस्ट QD और QX निकालने के लिए किया जाता है। यह सिंक्रोनस अल्टरनेटर में किया जाता था। क्या था, XD क्या है, तो डायरेक्ट एक्सिस। XD को हम लोग कहते हैं ना डी एक्सिस चाहे डायरेक्ट एक्सिस, और इसको कहते हैं क्वाड्रेंट एक्सिस। क्वाड्रेंट एक्सिस यह क्या होता है, तो देखिए यह था आर्मेचर कॉइल स्टेटर पर, और उसके बाद एक बनता है ना हमारा रोटर सेलिएंट टाइप। ठीक, यह रोटर है, तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ साउथ बनेगा। तो देखिए जो रोटर के पोल के द्वारा एक्सिस बनेगी, रोटर के पोल के द्वारा जो एक्सिस बनेगी, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस। यही है डायरेक्ट एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस। अब क्वाड्रेंट एक्सिस क्या है, तो इसके जो रोटर के पोल के जो एक्सिस है, इसके ठीक जो लंबवत एक्सिस बनती है, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट एक्सिस। तो क्वाड्रेंट एक्सिस का मान, क्वाड्रेंट एक्सिस पर जो रिएक्टेंस का मान होगा यह कम आता है, गैप भी ज्यादा है, कम आता है। और जो डायरेक्ट एक्सिस होती है यहाँ पर रिएक्टेंस का मान ज्यादा आता है। इसीलिए याद करने में, डायरेक्ट एक्सिस में रिएक्टेंस का मान ज्यादा क्योंकि एकदम पास में है ना। तो डायरेक्ट एक्सिस में रिएक्टेंस का मान ज्यादा, तो V मैक्स बटा में। अच्छा यह भी एक प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या कहते हैं, V बटा में I कहते हैं ना। तो प्रतिरोध V बटा में I तो रहेगा, लेकिन इसका मान ज्यादा, डायरेक्ट एक्सिस का मान ज्यादा होना चाहिए, इसलिए V मैक्स बटा में I मिनिमम। और इसका Q क्वाड्रेंट एक्सिस देखिए ना गैप ज्यादा है, इसका मान कम आना चाहिए, कम के लिए V मिनिमम बटा में I मैक्सिमम। यह फॉर्मूला पर सवाल आता है, नहीं तो इसी को ट्रिक लगवा लेता है। तो स्लिप टेस्ट इन्हीं को फाइंड करने के लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन बनता है। सिंक्रोनस हम लोग क्या पढ़े थे, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में जितना हम बताएं यही से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा एक भी और नहीं क्वेश्चन बच पाएगा कि आप इससे मतलब जितना हम बताएं इससे बाहर आ जाए। तो आप अच्छा से इसको पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए, आगे इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आप देखेंगे ही कि जितना हम टॉपिक बताए हैं इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद।